जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे शोषित वर्ग आंदोलन, द डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट। शोषित वर्ग यानी कि जो दलितों के साथ अन्याय हुआ था उसकी बात हो रही है। लेखक की बात कर ली जाए तो इससे पहले के हमने जितने भी चैप्टर पढ़े और इसके बाद का जो एक चैप्टर हम कल कंप्लीट कर चुके हैं, इनमें लेखक ने दलित शब्द का खुलकर प्रयोग किया है, लेकिन इस चैप्टर में उन्होंने दलित की जगह शोषित शब्द का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, जो कि मेरे अनुसार एकदम सही है। क्योंकि दलित जो है वो शब्द भारतीय भी नहीं है, लैटिन भाषा का शब्द है जो पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था, मतलब भारत में प्रचलन में आया। और दलित का मतलब ही ये होता है कि निम्न नीच। तो हम अपने समाज के एक अंग को निम्न या नीच क्यों कहें? हमें उन्हें शोषित वर्ग कहकर पुकारना चाहिए। 1800 शताब्दी के पहले के इतिहास में दलित शब्द का कोई प्रयोग हमें होता हुआ नहीं दिखता है। उस समय वर्ण व्यवस्था में 4 ही अंग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद 5वां अंग अंग्रेजों द्वारा जोड़ा गया जिसे दलित कहा गया। लेकिन अब से हम इन्हें शोषित कहेंगे क्योंकि इनका शोषण हुआ था। भारत में हर क्षेत्र पर इतिहास लिखे गए, लेकिन इतिहास लेखन में एक अंग ऐसा था समाज का जिसके ऊपर इतिहास बहुत कम लिखा जाता था। तो विद्वानों का ये मानना था कि हमें एक ऐसे वर्ग जो शोषित वर्ग है, जिनके बारे में बहुत कम बात होती है, तो उनके बारे में भी हमें एक अलग से इतिहास रखना चाहिए। तो उसी इतिहास लेखन पद्धति को हमने सबल्टन स्टडीज़ कहा, उपनिहित अध्ययन, जिसमें शोषितों के साथ हुआ शोषण का अध्ययन किया जाता है। तो हम पहले सबल्टन का मतलब समझ लेते हैं। अंग्रेज़ों में, अंग्रेज़ी भाषा में सबल्टन कहा जाता है उपनिहित को। तो सबल्टन क्या होते हैं? सेना में ना बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग रैंक के। जो सबसे नीचे होता था ना, जो बाकियों की सेवा करता था या फिर उनके द्वारा कहे गए कामों को पूरा करने का प्रयास करता था, तो सेना का एक विशेष रैंक था, ठीक है, जिसे सबल्टन कहा जाता था। इनका वेतन काफ़ी कम होता था और ये सामाजिक दृष्टि से या फिर हम कहें कि भौतिक दृष्टि से इस शब्द का अर्थ जो है ना वो गरीब होता है, गरीब या फिर शोषण। सबल्टन शब्द का सबसे पहले प्रयोग हमें इटली में देखने को मिलता है, जहाँ पे अधीनस्थ किसान और मजदूर थे और खासकर दास किसान जो थे उनके ऊपर उनसे संबंधित इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब सबल्टन लेखक जो है ना, इनका मानना है कि समाज में जो एक शोषित वर्ग है उनका वास्तविक इतिहास जो है वो आज तक सामने आया ही नहीं है। सबल्टन लेखकों का ये कहना है। और इसीलिए इन्होंने बोला है कि भारत के समाज में जो शोषित है ना, उनके हितों की तो पूरी तरह से अवहेलना की जाती है, उनकी उपेक्षा की जाती है। तो इसीलिए सबल्टन दृष्टिकोण जो है, यानी कि उपनिहित, सबल्टन को हिंदी में उपनिहित कहते हैं, तो उपनिहित दृष्टिकोण के अनुसार ये है कि ये कहना है कि भारत में, अभी हम भारत की बात कर रहे हैं इसलिए भारत ही कहेंगे, ठीक है। तो भारत में जो शोषित वर्ग है उसका इतिहास अभी अच्छे से लिखा नहीं गया है, तो उसी की दृष्टि से हमें इतिहास को एक अलग रूप देना चाहिए और अलग से इनके लिए इतिहास संजो के रखना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि सबल्टन लेखकों का मानना है कि इतिहास जो है वो अच्छे से नहीं लिखा गया है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर के वर्गों की ही बात करता है। जो शोषित वर्ग है, जिसको निम्न वर्ग कहा गया था, जिनके साथ बुरा अत्याचार हुआ था, उनके बारे में कोई वर्णन इतिहास में अच्छा खासा नहीं मिलता है। तो अपनी दृष्टि में वे लोग उनके बारे में लिखना चाहते हैं, उन शोषितों के बारे में लिखना चाहते हैं, शोषितों के साथ हुए अन्यायों के बारे में लिखना चाहते हैं, उनकी विचारधारा के अनुसार लिखना चाहते हैं। तो सबल्टन अध्ययन मतलब शोषितों के इतिहास का अध्ययन। अब इसमें ना एक आपको नाम बहुत फेमस मिलेगा, रणजीत गुहा। रणजीत गुहा है, इन्होंने जो हमारी उपनिहित पद्धति है ना, सबल्टन स्टडीज़, तो इसका जन्मदाता इसी को माना जाता है। रणजीत गुहा जब शोषित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो उनका मानना है कि इसमें ना ही किसान आते हैं, ना ही मजदूर आते हैं और ना ही दास आते हैं। इनके अलावा जो असल में शोषित हुए थे वो आते हैं, ये सारे तो अभिजात वर्ग में गिने जाते हैं। रणजीत गुहा का कहना है कि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था ना, उसमें भी अभिजात वर्ग ने इतनी भूमिका नहीं अदा की जितनी कि इस शोषित वर्ग ने की है, तो इनका इतिहास लिखना ज़रूरी है। उनका मानना है कि उस घटनाओं को वास्तविक जो करता है ना वो शोषित वर्ग था। सबाल्टन की उपेक्षा करने का दोष जो है वो कुलीन इतिहासकारों पर लगाया जाता है। और सबाल्टन अध्ययन जो करते हैं ना, इसके लिए एक बात कही जाती है कि वे मार्क्सवादी विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। और देखने को मिलता है कि मार्क्सवादी इतिहासकार जो है ना, इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव रखते थे। सबाल्टन विचारधारा अपनाने वाले लोग ये कहते हैं, मतलब इतिहासकार ये कहते हैं कि शोषितों को पेट से सोचने वाला निर्विवेक या फिर जाहिल ना कहकर आपको कहना चाहिए कि वे एक ऐसा समुदाय है जिसकी मानसिकता और चेतना को किसी ने भी समझने का प्रयास ही नहीं किया। सबाल्टन इतिहास लेखन की अगर भारतीय रूप से बात कर ली जाए तो भारतीय इतिहास में ये वाला विषय जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी लेके पैदा होता है, क्योंकि इसकी प्रकृति जो है ना वो एग्जैक्ट वैसी है जैसी कि यूरोप में मार्क्सवादी विचारधारा की थी, उसी प्रकार की ये भारत में है। लेकिन यूरोप वाली जो थी वो ज़्यादा गहरी थी।
तो भारत में उपनिहित पद्धति के अंतर्गत अधीनस्थ किसान मजदूरों के ऊपर लेख लिखे जाते हैं, और इस वर्ग के लिए ना विशेष रूप से लेखन करना आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले इस वर्ग का कोई भी व्यक्ति उठकर सामने नहीं आया था अपने ऊपर हुई प्रताड़ना को बताने के लिए। तो लेकिन अब उपलब्ध हैं, तो इसलिए इसके अधीन हम अधीनस्थ किसान और मजदूरों के इतिहास को पढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के नज़रिए से देखा जाए तो आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि 19वीं या फिर 20वीं शताब्दी, इन दोनों के मध्य ही चला था ये कार्यक्रम, तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य शोषित वर्ग आंदोलन का उदय कैसे हुआ, या फिर हम ये कहेंगे उत्थान कैसे हुआ। इसमें कुछ हम महान हस्तियों को देखेंगे जिनकी वजह से शोषित वर्ग जो था उन्होंने आंदोलन करके समाज में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। इसमें सबसे पहला नाम हमें ज्योतिराव फूले का देखने को मिलता है। पश्चिमी भारत में ज्योतिराव फूले जो थे, इन्होंने निम्न जातियों के उत्थान के लिए एक आंदोलन चलाया। ज्योतिराव फूले जो थे वे, उनका जन्म तो वैसे पूना में हुआ था और ये एक माली परिवार में हुआ था, तो एक माली परिवार से संबंध रखते थे। ये पेशवाओं को फूल बेचने का काम करते थे, इसलिए इनके नाम के आगे फूले देखने को मिलता है हमें, इसलिए इन्हें फूले कहकर पुकारा जाता था। अब ज्योतिराव फूले जो थे ना, वो ब्राह्मणवाद के कट्टर विरोधी थे। उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने धर्म को अपना आधार बना लिया है कि स्वयं को हम ऊपर रखें और जो दूसरी जातियां हैं उनको अपना गुलाम बना के नीचे रखें ताकि हम उस पर अत्याचार कर सकें, उनका शोषण कर सकें। और इसी संदर्भ में क्या क्या कहते हैं कि भारत में जो ये कांग्रेस सरकार है ना, ये गरीबों का कुछ खास मतलब जो निम्न जातियां हैं उनके उत्थान के लिए कोई कार्य कर नहीं रही है, मतलब शोषित वर्ग को नज़रअंदाज कर रही है। इसलिए एक राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उसका भी ये विरोध करते थे। तो अंत में इन्होंने क्या किया, 1873 में एक सत्यशोधक समाज नाम की स्थापना की, और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि शोषित वर्ग जो है उनको न्याय दिलाया जाए। दूसरा नाम हमें रामास्वामी नायकर जी का मिलता है, जो 1937 में एक पार्टी के अध्यक्ष बने थे जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। उस पार्टी का पहले का नाम था दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ, जिसकी स्थापना 1917 में श्री टी.एम. जापर द्वारा की गई थी। तो पहले उसका नाम था दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ और बाद में उसका नाम बदलकर जस्टिस पार्टी कर दिया गया। और इसी पार्टी के अध्यक्ष जो थे 1937 में श्री रामास्वामी नायकर जी बने थे। इनका मानना था कि समाज में जो छुआछूत चल रहा है, तो ये भेदभाव जो हो रहा है हमारे साथ मतलब शोषित वर्ग के साथ, इसका सबका कारण ने उन्होंने ब्राह्मणवाद को बताया कि ब्राह्मण ही दोषी हैं। वे हिंदू धर्म के कट्टर आलोचक थे और ये ना सामाजिक न्याय और समानता पर विश्वास रखते थे। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और इनके जो अनुयायी थे ना, इनको मानने वाले, वे इन्हें पेरियार कहकर पुकारते थे। तीसरा पॉइंट हमें ये देखने को मिलता है कि द्रविड़ संघ नाम का एक संघ बन जाता है। वो कैसे कि तमिलनाडु में नायकर जी के जो अनुयायी थे ना, उन्हीं के द्वारा एक द्रविड़ संघ स्थापित किया गया था। 1917 में जो एक पार्टी बनी थी वे आगे जाके टूट जाती है, नई विचारधारा अपना लेती है। तो इस संस्था का नाम ना दक्षिण भारतीय उदारवादी आंदोलन रखा गया था, जो जस्टिस पार्टी बन जाती, मैंने आपको पहले ही बताया। तो सन 1914 में इस दल का नाम परिवर्तन कर दिया जाता है और द्रविड़ संघ कर दिया जाता है। बाद में ये संघ दो हिस्सों में टूट जाता है। तो उनमें से एक तो हम देखते हैं कि आज जो डीएमके है ना, उनके अन्ना जो थे पहले के समय में, तो वो 1967 में चुनाव भी जीते थे, मुख्यमंत्री बने थे तमिलनाडु के। तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा आंदोलन में भाग लेकर शोषितों को ऊपर उठाने का प्रयास किया था। अगला नाम हमें देखने को मिलता है नारायण गुरु। तो नारायण गुरु ने केरला और उसके आस पड़ोस के क्षेत्रों में अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया और शोषित वर्ग के उत्थान के लिए आंदोलन चलाए। इन्होंने हिंदू धर्म के समान ही एक नवीन धर्म की स्थापना की जिसका नाम था श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। तो इसकी स्थापना की इन्होंने, और इसमें इनका उद्देश्य क्या था, ये कहते थे कि धर्म जो है, ये जो धर्म है ना, इसमें एक जाति है, एक धर्म है और एक ईश्वर है। ये तीन सिद्धांत थे इनके। बाद में आगे चलकर ये देखते हैं कि मंदिरों में भी इन्होंने सभी को एक समान प्रवेश करने का अधिकार दिया। ये गांधी और कांग्रेस पार्टी के कट्टर विरोधी थे। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि कांग्रेस जो है ना, मौखिक रूप से तो बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन वास्तव में इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया है शोषित वर्ग के लिए। अब महात्मा गांधी की आलोचना हुई और वे पीछे रह जाएं, ऐसा हो सकता है? तो वे भी अपनी छवि को सुधारने के लिए आगे आते हैं। तो पांचवा नाम हमें महात्मा गांधी जी का देखने को मिलता है। उन्होंने समाज में जात पात, छुआछूत और इनकी जैसी और भी जो बुराइयां थी ना, इन सबको समाप्त करने का संकल्प लिया। केवल संकल्प ही लिया वैसे मैं कहूँ तो, क्योंकि वे जाति प्रथा के प्रबल विरोधक थे।
तो जाति प्रथा के कारण जो एक वर्ग जिसका काफ़ी समय तक शोषण होता रहा, तो उसके शोषण के विरुद्ध इन्होंने क्या किया, एक साप्ताहिक समाचार पत्र चला दिया जो हर हफ्ते छपता था। और उस समाचार पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था, यही शोषितों के साथ हुए भेदभाव को समाप्त करना और समाज में उन्हें समानता दिलाना। अब आप देख लीजिए, समाचार पत्र भी जारी कर दिया और उस समय इंडिया की पॉपुलेशन ही मतलब पढ़ी लिखी पॉपुलेशन थी ही कितनी। पढ़ी लिखी से मेरा मतलब ये नहीं कि एकेडमिक क्वालिफिकेशंस उन्होंने ली हो, एक सामाजिक नैतिकता किसी के अंदर कितनी होती है, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा कहलाया जाता है। अगला और अंतिम नाम हमें देखने को मिलता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। इन्होंने भी शोषित वर्गों के आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, क्योंकि वे स्वयं भी शोषित वर्ग से ही आते थे, तो इन्हें शोषितों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, जो कि एक महाराष्ट्र के महार परिवार में हुआ था, एक निम्न जाति मानी जाती है। 1905 में इनकी शादी हो गई थी रमाबाई जी से। 1919 में ना इनकी भेंट होती है कोल्हापुर के नरेश से, शाहजी नाम होता है उनका, तो उनके साथ मिलकर ये एक मूक नायक पत्रिका लॉन्च करते हैं, समाचार पत्र, जो जिसकी प्रति जो होती है ना 21 जनवरी 1920 को लॉन्च होती है फर्स्ट। और अंबेडकर जी इस जो न्यूज़पेपर में होता है शोषित वर्ग की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो शैक्षणिक समस्या है ना उनको प्रकाशित करते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो शोषित वर्ग आंदोलन था ना उसमें इस न्यूज़पेपर की काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे। उन्होंने संविधान में शोषित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कई धाराओं को भी जोड़ा, और हम देखते हैं जिसमें समानता और अस्पृश्यता है ना, वो तो इन्हीं के द्वारा स्पेशली ऐड करवाई गई थी। और 1955 में अस्पृश्यता के कानून को भी इन्हीं के द्वारा पास किया गया था, यानी कि इनके प्रयासों द्वारा ही वह संभव हो पाया था। तो ये थे शोषित वर्ग आंदोलन के उत्थान के कारण। आगे हमारा सबसे मेन क्वेश्चन बनता है कि पिछड़े वर्ग के उत्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के क्या योगदान थे। इससे पहले आप ये चीज़ याद रखिएगा कि इनका नाम भीमराव था, अंबेडकर इनके गुरु का नाम था। उनसे प्रभावित होकर इन्होंने अपने नाम के आगे अंबेडकर लगा लिया, जिससे भीमराव अंबेडकर आज हम जानते हैं। ये चाहते थे कि समाज में सुधार हो, मतलब सुधार हो लेकिन उपकार के रूप में नहीं, अधिकार के रूप में। हमें भी अधिकार है समाज में सबके सामने खड़े होने का, ये नहीं कि आप हम पे उपकार कर रहे हो, ऐसा इनका मानना था। ये हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने के कई प्रयास करते हैं, जिससे कि जो सब जिन्हें छोटा निम्न माना जाता है, निम्न वर्ग, उसके साथ जो हम लोग भेदभाव करते हैं वो ख़त्म हो जाए। और कुछ हद तक वो देखने को मिलता भी है कि 10-20% वो ख़त्म हुआ भी, लेकिन 80% नहीं हुआ। तो इन सबसे दुखी होकर, निराश होकर ये अंत में बौद्ध धर्म ही अपना लेते हैं। इनके योगदान की बात कर ली जाए तो फर्स्ट पॉइंट है शोषितों में स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की भावना को जागृत करना। तो 1917 में इनके द्वारा क्या किया गया कि जनसंख्या के अनुसार वहाँ पर आरक्षण मांगा गया, कहा गया कि हमें प्रतिनिधित्व चाहिए अपनी जनसंख्या अनुपात के अनुसार। जो काम गांधी जी और कांग्रेस द्वारा नहीं किया गया वह इनके द्वारा करके दिखाया, मतलब शोषित और अस्पृश्यों की तरफ से इन्होंने बोलना शुरू किया। सरकार द्वारा ही सरकारी कार्य करने के प्रयास किए गए जो कि शोषितों के प्रति उदारवादी थे। और इन्होंने मुख्य ध्यान किस चीज़ पर दिया, शोषितों के स्वास्थ्य पर, उनकी शिक्षा पर, वो उन्हें संगठित करने पर, उन्हें जो संघर्षशील और आत्मनिर्भर बनाने पर, जिसकी वजह से क्या होगा, वे स्वतंत्र होंगे और उनमें आत्मसम्मान जागेगा। सेकंड पॉइंट है नागरिक अधिकारों की मांग। तो जो शोषित वर्ग थे उनके लिए नागरिक अधिकारों की मांग की गई, जैसे कि हम देखते हैं कि यज्ञ नहीं कर सकते थे शोषित वर्ग जो था, गणेश विसर्जन में नहीं जा सकते थे, तो इसमें शामिल होने की इन्होंने मांग की गई इनके द्वारा। और सबसे ज़रूरी बात, मंदिरों में प्रवेश इनके लिए बिल्कुल वर्जित था, तो मंदिरों में प्रवेश के लिए इन्होंने प्रयत्न किए। और सबसे पहला प्रयत्न तो इन्होंने अमरावती में किया, जो कि विफल रहा, लोगों ने उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया। तो ये वैसे तो कहा गया था कि धार्मिक का आंदोलन है, लेकिन ये धर्म से ज़्यादा सामाजिक आंदोलन था। और शोषितों के उत्थान के लिए इन्होंने ना एक चीज़ समझ ली कि आर्थिक समस्या जो है यही सबसे बड़ा कारण है। हम अगर अर्थव्यवस्था, मतलब हम अपनी स्वयं की आर्थिक स्थिति को अच्छा कर लेंगे तो हम जो शोषितों के उत्थान के लिए है ना वो ज़्यादा अच्छी तरह से प्रयास कर सकेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण योगदान इनके द्वारा क्या दिया गया कि हिंदू धर्म में ना समानता के आधार पर बल दिया गया। समान नहीं थे हिंदू धर्म में सब लोग, जैसे अंग्रेज़ों के समय में लिखा होता था ना कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, वैसे ही अब मंदिरों के बाहर लिखा होता था कि स्वर्ण हिंदू व कुत्तों सहित समस्त पशुओं को प्रवेश की अनुमति है, केवल अस्पर्शियों को अनुमति नहीं है, यानी कि जिनको छूना अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये जो प्रश्न था ना ये शोषितों के लिए ना एक आत्मसम्मान का प्रश्न बन गया था। तो अंबेडकर जी ने क्या किया, जो चातुर्वर्ण है ना उसका खंडन करना आरंभ कर दिया, यानी कि जो हमारे 4 वर्ण है जिसका वर्णन हमें महाभारत के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भी देखने को मिलता है। कहते हैं ना चातुर्वर्णम यांग सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो कृष्ण जी ने तो कहा था कि हमारे गुण और कर्मों के आधार पर हमारे वर्ण विभाजित होने चाहिए, कि जो टीचर है, मतलब
मतलब जो पढ़ाने वाला कार्य कर रहा है, भले वो शूद्र के परिवार में पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, और ब्राह्मण का बेटा अगर कोई लकड़ी का काम कर रहा है तो वे वैश्य कहलाएगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा था कि काम के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था है वो होनी चाहिए। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, हम एक ही चीज़ में फंसे रह गए, पितृसत्तात्मक हो गया एक तरह, मतलब सॉरी पितृसत्तात्मक नहीं, जन्म के आधार पर हो गया। तो ये जो चातुर्वर्ण है ना, इसके सिद्धांतों का इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। फोर्थ पॉइंट है जाति प्रथा का खंडन। अम्बेडकर जी जाति प्रथा का खंडन काफ़ी समय से करते आए थे, हमेशा से करते आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि महात्मा गांधी सहित जितने भी हिंदू नेता थे ना, उन्होंने ये जो जाति प्रथा है ना, इसका विरोध करने से मना कर दिया। तो अंबेडकर जी को काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई, तो उनके नेतृत्व में एक बहुत सामाजिक वर्ग उठकर सामने आया और उन्होंने हिंदू धर्म को त्यागने का प्रण ले लिया, जिसकी वजह से बाकी नेता जो थे वो उनकी तरफ आकर्षित होने लग पड़े कि अरे ये क्या करने लग पड़े हैं। तो अंबेडकर जी ने अपने लोगों से आग्रह किया कि आप जो पशुओं को फेंकना है ना, उनका मांस उठाना, फिर मदिरा पान करना, भीख मांगना, ये सब काम छोड़ दो, और इसके सिवाय क्या करो, पढ़ो लिखो, अपने बच्चों को शिक्षित करो, खान पान में बदलाव लाओ, वेशभूषा अपनी सुधारो, स्वच्छता के साथ रहना सीखो, और ये जो हीनता की भावना है ना, इसका त्याग कर दो, आत्मविश्वास जगाओ अपने अंदर, आत्मसम्मान की भावना जगाओ। तो इस चीज़ का आह्वान किया अम्बेडकर जी ने उस समाज से। नेक्स्ट पॉइंट है अस्पृश्यता उन्मूलन व समान नागरिकता की स्थापना के साथ साथ शोषितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग। अब ये तो सामने समझ आ रहा है कि अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत हो रहा था उसके खिलाफ थे, उसको हटाना चाहते थे किसी प्रकार से, और समान नागरिकता स्थापित करना चाहते थे। इसी के साथ वे चाह रहे थे कि एक शोषितों के लिए आरक्षण मिल जाए, आरक्षण की मांग की गई है यहाँ पे, और चाहे वह शिक्षा संबंधी हो, विशेष सुधारों संबंधी हो, और सरकारी नौकरियों में भर्ती से संबंधित हो। सबसे ज़रूरी बात, मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट जब फेल हो गई ना, उसके प्रकाशन के बाद अम्बेडकर जी ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग शुरू कर दी थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी नहीं गए थे उसमें, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी संबोधित करते हैं कि भारत में अस्पृश्यता की दशा इतनी ज़्यादा बुरी है कि 150 साल हो गए अंग्रेज़ों को हम पर राज करते हुए, और अस्पृश्यता अभी भी इतने प्रचुर मात्रा से समाज में फैली हुई है कि आज भी कुओं से पानी लेने की बात हो या फिर मंदिरों में प्रवेश करने की बात हो, तो हिंदुओं में जो उच्च जातियां हैं ना, वे इन निम्न जातियों को रोक देते हैं। और यहाँ तक कि अस्पृश्यता के आधार पर ही सरकार ने पुलिस और सेना में लोगों को भर्ती किया हुआ था। बताओ, अंग्रेज़ भी अस्पृश्यता के उस पर विश्वास रख रही थी, लेकिन वो इसलिए रख रही थी क्योंकि बाकी का जो समुदाय है, कहीं वही फिर फौज में भर्ती होने से मना कर दे तो आगे भैया वर्ल्ड वॉर चल रही थी, 1 तो होके हटी थी, 2 भी आने वाली थी आगे, तो इस चीज़ का भी उन्हें खौफ था। तो 1932 में अस्पृश्यों के लिए, जो शोषित वर्ग था, उनके लिए अंग्रेज़ों द्वारा ये घोषणा कर दी गई कि इनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल रखा जाएगा, जो कि एक सांप्रदायिक निर्णय था। अंग्रेज़ तो चाहते ये थे फूट डालो राज करो, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दिया तो कांग्रेस उसके खिलाफ थी, और अब यहाँ पे हिंदुओं में ही दलितों के लिए भी देना शुरू हो गया। 6 पॉइंट है शोषितों की समस्या को समाज सुधार के बजाय राजनीतिक रूप से देखना। अब होता क्या है कि कांग्रेस, मतलब इतने सारे आंदोलन चल रहे थे, तो कांग्रेस क्या करती है, ठीक है समाज में थोड़ा सुधार लाने के लिए काफ़ी सारे मंदिर खुलवा देती है शोषितों के लिए कि वे लोग अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो मंदिर खोले गए थे ना, वहाँ पे या तो जानवर बंधे होते थे या फिर गधे, या तो वहाँ पे बंदर घूम रहे होते थे। इस प्रकार के मंदिर थे जिनका कोई प्रयोग नहीं करता था, तो वो मंदिर शोषितों के लिए खोल दिए गए। इस बात को कतई नहीं नकारा जा सकता कि प्रवेश नहीं मिल रहा था, अब प्रवेश मिलना शुरू हो गया था मंदिरों में। लेकिन अब अंबेडकर जी है ना, उन्होंने आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मंदिर प्रवेश में, मतलब जो हिंदुओं के मंदिरों में प्रवेश मिलना आरंभ हो गया है इन्हें, इससे कुछ खास बदलाव आएगा नहीं। ये जो छुआछूत वाला मामला था, ये तभी हटेगा जब आप राजनीतिक शक्ति लेके उभर कर सामने आएंगे, यानी कि आप राजनीतिक रूप से जब ताकतवर हो जाएंगे ना, तभी आपके साथ होने वाला ये भेदभाव है, ये खत्म होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ण व्यवस्था के अंत पर बल। अब हिंदू धर्म में सुधार तो कुछ खास मिल नहीं रहे थे अम्बेडकर जी को, तो अम्बेडकर जी काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए। तो इससे उन्होंने क्या किया, अस्पृश्यों को आदेश दे दिया कि आप किसी और धर्म में शरण ले लो, क्योंकि हिंदू धर्म में तो आपको समानता मिलने से रही, किसी ऐसे धर्म में चले जाओ जहाँ पे आपको समान स्तर हासिल हो जाए। तो 1936 में उन्होंने सिखों से वार्ता करनी शुरू की। तो जैसे ये मैटर सामने आया, पूरे देश में हाहाकार मच गया, ऐसे एक तूफान खड़ा हो गया। तो गांधी जी ने तो ये तक कह दिया था कि अम्बेडकर जी, आप अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकें, इससे अस्पृश्यों की जो धार्मिक भावना है ना, वो आहत हो रही है। अगला योगदान क्या दिया गया अम्बेडकर जी द्वारा कि अस्पृश्यों को सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर एक आंदोलन छेड़ने के लिए प्रेरित किया। तो इसमें कुछ बताने वाली बात तो है नहीं है,
हिंदू धर्म से परेशान हो गए थे, कांग्रेस कुछ कर नहीं रही थी, गांधी जी भी अब खिलाफ हो गए थे, तो शोषितों के उत्थान के लिए वो क्या करें। मुस्लिम लीग जो थी वो इनके समर्थन में तो थी, वो तो चाहती थी कि हिंदुओं में फूट पड़ जाए और ज़्यादा। तो इससे क्या हुआ कि अंबेडकर जी ने एक ऐसे धर्म में जाना अच्छा समझा जो कि समानता पे बात करता हो, क्योंकि मुसलमानों में भी काफ़ी ज़्यादा ऊंच नीच थी। उसका मैं यहीं पे आपको पेज लगा दूंगा एक जगह पे। तो अंत में वे बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के संविधान में शोषितों के उत्थान के लिए अनेक प्रकार के प्रावधानों को समाहित कर देते हैं। तो संविधान सभा का जो निर्वाचन है ना, वो 1946 में हुआ था, और 1946 में ही अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष चुने गए थे। वो कैसे चुने गए थे? मुस्लिम लीग की सहायता से। इससे अंबेडकर जी को एक अवसर मिला कि शोषितों के उत्थान में वे योगदान दे सकें, जो कि एक नए स्वतंत्र भारत के संविधान में लिखा जाएगा। पहले तो कांग्रेस इसके समर्थन में नहीं थी, लेकिन बाद में कांग्रेस भी इसके लिए तैयार थी। तो आगे चलकर सभी लोग मिल के कई प्रकार के कानून बनाते हैं शोषितों के साथ, जो अन्याय हो रहा है उसको रोकने के लिए। तो कुछ अनुच्छेद हैं जो उन्होंने बनाए थे, तो मैंने नीचे लिख दिए हैं एक अलग से पैराग्राफ बना के। आप पढ़ना चाहें डीप तो पढ़ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत तरीके से इसमें बोल दिया हो, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। और आपको कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना। और ये हमारी इस बुक का लास्ट चैप्टर था और आज ये लास्ट क्लास थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू बुक में। जय हिंद।